आदाब। करप्शन को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार सीरियस नज़र आ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करने वाले ऑफिसर्स को और एडिशनल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। वो मकसद सिर्फ ये है कि जो ड्राइव है करप्शन के ख़िलाफ़, इसमें किसी किस्म की कोई छूट किसी को ना मिले। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि एक ऑफिसर 39 लाख रुपया एक कंपनी से लेता है, इतना पैसा किस काम के लिए लिया गया? उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की इंटरवेंशन के बाद वो पैसा वापस करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिरकार ये क्या दर्शाता है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। सेठ साहब, सबसे पहले क्या प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि 39 लाख रुपया एक ऑफिसर लेता है, वो वापस करता है, अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा है कि मैं डीओपीटी को लिखूंगा इस ऑफिसर के खिलाफ। कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, और आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर क्या लगता है अभी तक क्या हो जाना चाहिए था जिससे कम से कम एक प्रेसिडेंट तो सेट होता? देखिए, बड़ा सीरियस इशू है ये कि पैसे जो हैं वो कंपनी से लिए गए सिटिंग फीस के तौर के ऊपर बाई ए पर्सन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और उसको पता है, वो इतना सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उसको पता है कि वो कोई सिटिंग फीस या किसी और शक्ल में पैसा नहीं ले सकता है। तो जब पकड़ा गया तो उसके बाद वो पैसे रिटर्न कर दिए। उसमें भी सुना है कि 20 लाख के करीब जो है वो जो टीडीएस काटा गया है उसका, वो अलग से है। वो 20 लाख भी तो उसी के खाते में है ना, टीडीएस तो उसी को कटा। तो तकरीबन 60 लाख रुपया इलीगली लेना एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से, एक मैसेज ये चला गया कि सब कुछ ठीक नहीं है जो हायर ब्यूरोक्रेसी है। और मुझे लगता है कि ये खाली बात उसी ऑफिसर के ऊपर नहीं रुकेगी, उससे पहले वाला भी हमको देखना पड़ेगा कि उससे पहले भी तो गवर्नमेंट के डायरेक्टर रहे हैं। क्या उन्होंने भी ऐसा काम किया? अगर उन्होंने ऐसा काम किया तो उन्होंने तो पैसे अभी तक रिटर्न नहीं किए हैं, तो वो भी एक मुद्दा है। लेकिन इस सब में एक बड़ी ज़रूरी बात यह है कि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर देखो तो एंटी करप्शन ब्यूरो बनने के बाद केसेस जो हैं वो ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सख्ती भी हो रही है, सब कुछ है। लेकिन क्या ये सख्ती जो है ये सिर्फ छोटे अफसरों के लिए है? जो सीनियर ऑफिसर बैठा हुआ है, जो बड़ी ऊंची जगह पे बैठा हुआ है, कि उसके लिए सख्ती नहीं होगी? ये मैसेज भेजने के लिए ये ज़रूरी है कि जब ये बात पूरे पब्लिक डोमेन में है, इस पे चर्चा है, लोगों में चर्चा है, मीडिया में चर्चा है, और उसके बावजूद जो है अभी तक इसमें एफआईआर नहीं लगी। अब मुझे समझ नहीं आता कि इसमें एफआईआर क्यों नहीं लगी, क्योंकि ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है ही। अब इस ऑफेंस पे एफआईआर लग जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद सैंक्शन लेने के लिए आपको हो सकता है कि डीओपीटी से सैंक्शन लेनी पड़ेगी प्रोसिक्यूट करने के लिए। लेकिन जब क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो उस क्रिमिनल ऑफेंस के ऊपर एफआईआर लगना ज़रूरी है। अगर हम एफआईआर नहीं लगाएंगे तो हम एक गलत मैसेज देंगे सोसाइटी को कि जो ऊपर वाली पोजीशन पे बैठे हैं उनके लिए कानून जो है वो अलग है और बाकी लोगों के लिए कानून अलग है। ये एक गलत मैसेज जा रहा है। नाम उस आदमी का जो इन्वॉल्व है इसमें लिया नहीं गया मीडिया में, लेकिन सभी को पता है कि कौन आदमी है। जब मीडिया ये भी जिक्र करता है कि वो कौन सा आदमी है, डोमिसाइल लिया उसने जम्मू कश्मीर का, फिर फ़ोटो लगाई अपनी। तो डोमिसिलरी के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कानून 370 आर्टिकल ख़त्म हो गया, आर्टिकल 35 से ख़त्म हो गया। हमने स्वागत किया कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी आके जम्मू कश्मीर में बसना चाहता है तो उसका स्वागत है। लेकिन चोर और डाकू आके बसेंगे क्या जम्मू कश्मीर में? जिन लोगों का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस तरह की वो ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं, तो एक क्या मैसेज जाता है? किस तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पे आके बसना चाहते हैं? लिहाज इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब को भी ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि एग्जाम्पल सेट करनी है। तो जब सबसे ऊपर बैठा हुआ आदमी पकड़ा जाता है चोरी करते हुए, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। नॉर्मल आदमी से ज़्यादा सख्ती से उससे डील करेंगे तो नीचे एक मैसेज जाएगा कि फिर आगे जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो रेक्टिफाई होंगी। जैसे आपने कहा चीज़ें रेक्टिफाई होंगी, लेकिन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, आम लोगों की धारणा ये है और ब्यूरोक्रेट खुद भी ये मानते हैं कि दो पार्टों में ब्यूरोक्रेसी बटी हुई है।
एक पार्ट वाला दूसरे पार्ट की कुछ नहीं सुन रहा और दूसरा पार्ट पहले वाले पार्ट की नहीं सुन रहा। तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट यूनियन टेरिटरी बनी है, अब यहाँ पर सिस्टम्स को सेट राइट करने का काम जो है वो केंद्र सरकार ने शुरू किया है, अगर इस तरीके से बटी रहेगी ब्यूरोक्रेसी, क्या आपको लगता है सेठी साहब कि वो सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है उस सपने को साकार करना आसान होगा? देखिए, ये हम आधिकारिक तौर पे तो ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रुपिज्म है या क्या है, लेकिन ये बात भी आम चर्चा में तो है। आम आदमी जो भी नज़र रखता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, या जो भी पॉलिटिकल आदमी जो प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, ये चीज़ जो है हर किसी को फील होती है कि ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली डिलीवरी क्या है, डिलीवरी कितनी होती है, वो एक डिफरेंट मसला है। लेकिन ये आम धारणा ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो दो पार्टों में जो है वो बटी हुई है, कम से कम दो, और वो दोनों जो ग्रुप्स बन गए हुए हैं वो सोर्स ऑफ पावर उनका हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, और वो ग्रुप्स आपस में इस हिसाब से लड़ाई झगड़ा करते हैं कि जिस तरह का हमने कभी देखा नहीं था। ब्यूरोक्रेसी जब तक उसमें कोहेरेंस नहीं आएगी, ब्यूरोक्रेसी इकट्ठे मिलके काम नहीं करेगी, लोगों की समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। अब लोगों की मसले ख़त्म करने के बजाय आप आपस में स्कोर सेटल करोगे अगर, तो कैजुअलिटी जो है वो पब्लिक होगी, कैजुअलिटी जो है वो काम होंगे, डेवलपमेंट के काम होंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो इतनी बड़ी एफर्ट हुई, आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ, 35 से ख़त्म हुआ, यूनियन टेरिटरी बनी, सिक्योरिटी का सिनेरियो जो है वो बेहतर हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स और ग्रांट्स जो है वो ज़्यादा आ गई। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से जो है जितनी इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होनी चाहिए, वो नहीं है, टेम्पररी कुछ देर के लिए। लेकिन बावजूद इसके जो इतनी बड़ी एफर्ट हुई, पॉलिटिकल एफर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एफर्ट इतनी बड़ी हुई, पार्लियामेंट ने यूनानिमसली एक इतना बड़ा फैसला लिया, उस फैसले के साथ मुझे लगता है कि बेइंसाफ़ी हो जाएगी अगर ये ब्यूरोक्रेसी आपस में झगड़ा जो है इनका चलता रहेगा, आपस में ग्रुपिज्म गुटबाजी चलती रहेगी। ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, चिंता का विषय है कि जिन लोगों की ड्यूटी ये है, अब पॉलिटिकल फोर्सेस तो नहीं है, पॉलिटिकल फोर्सेस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दखलंदाजी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। इस एक्सटेंट तक कि एडवाइजर्स होने के बावजूद जिनका काम है वो काम करना जो कि मिनिस्टर्स करते थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की पावर वही होनी चाहिए, बावजूद उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के पास ज़्यादा हैं। पूरे का पूरा भरोसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिलीवर करेगी लोगों को, लोगों के साथ इंसाफ करेगी। लेकिन इंसाफ क्या करोगे अगर आप आपस में लड़ते हो और आपकी हायर ब्यूरोक्रेसी में जाके इतनी करप्शन है। अगर ये एग्जाम्पल सेट होने हैं तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी सिचुएशन को दोबारा समझने की, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। और एलजी साहब खुद अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी पूरी एफर्ट है काम डिलीवर करने की भी, लेकिन वो एफर्ट भी कहीं ना कहीं जो है उसको सेटबैक मिलता है कि अगर वो जो सोच है उनकी डिलीवरी देने की, वो सोच जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर वो परकुलेट नहीं होती, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती। एक और सी सेट से आप समझना चाहूँगा कि कैप्टन टीम का एक होता है, उसके बाद वाइस कैप्टन होता है। वाइस कैप्टन वही करता है जो कैप्टन उसे करने के लिए कहता है, और वाइस कैप्टन का सजेशन ज़्यादा रहता है, वाइस कैप्टन मनमानी नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह की बातें जो है वो निकल के आ रही हैं कि जो वाइस कैप्टन मनमानी कर रहा है, कैप्टन जो है वो अपनी टीम ढूंढने में लगा हुआ है। अगर स्थिति यही बनी रही तो साल ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर आने वाला है, अपॉइंटेड डे जो है वो आने वाला है, साल के अंदर अंदर जो सारे काम करने थे वो कामों में आपको नहीं लगता कि करने के बाद भी उसका जो ग्राउंड पर इम्पैक्ट है वो नज़र नहीं आएगा? देखिए, मैं तो इनकी इंटरनल आपस में जो पॉलिटिक्स है चल रही है उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी उम्मीद ज़रूर करूँगा
कि कैप्टन हो या वाइस कैप्टन हो, जो आपने कहा, कैन बी अदर एग्जाम्पल्स आल्सो, सबको मिलके काम करना है। दे हैव टू थिंक। ये यहाँ पे नौकरी नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ एक चीज़ जो है, जब तक ब्यूरोक्रेसी ये नहीं समझेगी कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी नौकरी नहीं कर रही है। आप यहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा उठा के बैठे हो, आप यहाँ पे मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ रहे हो, आप यहाँ पे लोगों को मजबूत कर रहे हो, आप लोगों का भरोसा जीत रहे हो। जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में है शायद किसी और यूनियन टेरिटरी या किसी और स्टेट में नहीं है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो आज के दिन में फुल पावर्स एक्सरसाइज कर रही है, यहाँ पे एंजॉय कर रही है, वो फुल पावर के साथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और ब्यूरोक्रेसी की, किसी और स्टेट की, किसी और यूनियन टेरिटरी की से ज़्यादा है। आपको इंसाफ करना पड़ेगा उस भरोसे के ऊपर जो आप लोगों के ऊपर रखा जा रहा है। ये टीम में कौन वाइस कैप्टन है, कौन कैप्टन है, कौन विकेट कीपर है, इसके लिए सिस्टम कंसर्न नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न नहीं है। एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जीत का है। सबको जीत की तरफ जो है वो कदम बढ़ाने पड़ेंगे। इसमें जीत जो है वो मिलिटेंसी के खिलाफ है, जीत जो है वो सेपरेटिज्म के खिलाफ है, जीत जो है वो भुखमरी के खिलाफ है, जीत जो है वो लैक ऑफ डेवलपमेंट के खिलाफ है। 70 साल से जायद जम्मू कश्मीर ने सफ़र किया और हम लोगों ने जस्टिफाई किया कि ये सिचुएशन इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे कानूनी प्रावधान जो है वो नहीं वैसे बन पाए जैसे पहले होने चाहिए थे। अब तो हो गए। अब जब कानूनी प्रावधान जो है वो वैसे हो गए और हम पूरे हिंदुस्तान के साथ जो है वो जुड़ गए, कंप्लीट अमलगमेशन हो गई, तो इस अमलगमेशन के बाद भी अगर लोगों को फील नहीं होगा कि सही मानों में तरक्की क्या है, सही मानों में सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है, तो फिर हम लोगों के साथ भी इंसाफ नहीं करेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले के साथ भी इंसाफ नहीं करेंगे, और हम जिन कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं हम उन कुर्सियों के साथ भी इंसाफ नहीं करेंगे। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी में चाहे वो ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, चाहे वो कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, दे हैव टू फॉरगेट ऑल देयर डिफरेंसेस और सारे अपने डिफरेंसेस को बुला के एक टीम की तरफ तौर पे काम करना चाहिए। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपसे डिमांड मेरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की डिमांड है। सिर साहब, टोल प्लाज़ा को लेकर हंगामा हुआ है। लखनपुर का टोल प्लाज़ा जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। सुनने में ये आ रहा था कि जो ठंडी खुई का टोल प्लाज़ा है, क्योंकि वो म्यूनसिपल लॉज को भी वायलेट करता है और उसके अलावा जिस जगह उसको बनाया गया है वो जगह भी माकूल नहीं है। सुनने में ये आ रहा था कि उस टोल प्लाज़ा को जो है शिफ्ट किया जाएगा, सबस्यूम किया जाएगा उसको लखनपुर के टोल प्लाज़ा में। आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि दो टोल प्लाज़ा इतनी एक दूसरे के इतनी कुर्बत में होने चाहिए, और आपको क्या लगता है कि सबस्यूम करने का जो प्रोसीजर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जिस पर विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है, वो जल्दी होना चाहिए? देखें, ये आपका क्वेश्चन जो है इसमें दो एंगल्स हैं। एक तो अगर आप ये पूछोगे कि लीगली ये परमिसिबल है, और दूसरा क्या व्यवहारिक तौर के ऊपर ये होना चाहिए, तो लीगली परमिसिबल हो भी सकता है। इसमें शायद जो है वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा कि लीगली परमिसिबल होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस वगैरह जो है वो क्राइटेरिया में शायद फॉल करेंगे। लेकिन लीगली परमिसिबल अगर है भी तो भी ये व्यवहारिक नहीं है। जब बड़ी स्टेट्स जिसमें लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा है, जिसमें इंडस्ट्री बड़ी है, जिसमें बिजनेस बड़ा है, जिसमें लोग अफोर्ड कर सकते हैं टोल देने के लिए, जब उन बड़ी स्टेट्स में भी इस हिसाब से टोल प्लाजाज नहीं हैं, इतने करीब टोल प्लाजाज नहीं हैं, तो जम्मू में टोल प्लाजा इतने नज़दीक लगाना जो है ये व्यवहारिक तौर के ऊपर जस्टिफाइड नहीं है। लीगली हो सकता है, लीगली तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। क्या आप टेकअप करेंगे इस इशू को? लेकिन मुझे लगता है कि व्यवहारिक तौर के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन जो आता है टोल प्लाजा से, जो जम्मू के लोगों के ऊपर या कश्मीर के लोगों के ऊपर भी, क्योंकि जो
टोल प्लाजा से होके गाड़ियां जब चलेंगी तो जम्मू वाले लोग जो हैं वो प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ियां निकलती हैं वही गाड़ियां कमर्शियल जब जाके श्रीनगर में जाती हैं या जम्मू में आती हैं तो जो कमर्शियल गाड़ी पे टैक्स लगता है वो कमर्शियल गाड़ी का ड्राइवर नहीं देगा, उसका मालिक भी नहीं देगा, जिसने सामान भेजा है उसने भी नहीं देना है। वो टैक्स सारा हमारे को देना है, क्योंकि वो पैसा जो है वो कास्ट में एड अप हो जाएगा। तो इन हालात में, जिस हालात में जम्मू कश्मीर अभी है, हम एक पुराने सिस्टम से, जो गला सड़ा सिस्टम था, उससे निकल के एक बेहतर सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। इस बेहतर सिस्टम की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारे को इंसेंटिव देने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी सड़कें बन रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अच्छे नेशनल हाईवे बनेंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी, तो उन फैसिलिटीज़ को लेने के लिए आपको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को मानते हुए भी ये कहूँगा कि शायद जम्मू कश्मीर स्टेट के फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए, यहाँ की पोजीशन को देखते हुए, यहाँ की इंडस्ट्री, बिजनेस, बाकी हालात को देखते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो डेफिनेटली वी हैव टेकन अप द इशू कि टोल प्लाज़ा जो है उसको रेशनलाइज ज़रूर करना चाहिए। अगर टोल प्लाज़ा जो है वो लखनपुर में खुला है तो ठंडी खुई वाला जो है वो लखनपुर के बीच में मर्ज हो जाए। इवन बन टोल प्लाज़ा जो है उसकी लोकेशन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस जगह वो लोकेटेड है वहाँ पे काफ़ी जो है वो रश हो जाता है, गाड़ियाँ जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। सो दीज मे बी इश्यूज़ जिसके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर डेफिनेटली इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है वो मैटर हमने टेकअप किया है, इसको हम परस्यू भी करेंगे। रेशनलाइजेशन ऑफ टोल प्लाजाज जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। 4G को लेकर कल केंद्र सरकार का एक फैसला आया, उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद जो है वो इस सारी स्थिति को रिव्यू करेंगे। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में आप भी वर्चुअल वर्ल्ड में सारा काम कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि 2 महीने का समय बहुत ज़्यादा समय है, उसको रिव्यू जल्दी किया जाना चाहिए, या आपको लगता है कि ठीक है हालात को देखते हुए? देखिए, दो तरीके से हम 4G के इशू को देख सकते हैं। एक तो फिर भी मैं, जैसे पहले बात हुई, मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि क्या 4G का ब्लॉकेट जो है वो जस्टिफाइड है, तो शायद वो जस्टिफाइड होगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न से हम एजेंसीज़ की डिसीज़न के ऊपर अपना डिसीज़न नहीं रख सकते। जो एजेंसी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए काम कर रही है यहाँ पे, उनका डिसीज़न जो है वो बेटर डिसीज़न होगा हमारे पास, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है सोचने के लिए कि 4G अगर खुलता है तो उसका क्या नुकसान होगा। वो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन वो इलाके जहाँ पे 4G खुलने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी है, या वो इलाके जहाँ पे नॉर्मलसी है, जैसे जम्मू हो गया, अब जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रजौरी का भी पार्ट जो है वो हो सकता है, पुंछ का भी पार्ट हो सकता है, इसी तरह बाकी इलाके भी। तो जो इलाके जहाँ पे कंपैरेटिवली शांति है, अब वहाँ पे लोगों को 4G सर्विसेज जो हैं वो दे देनी चाहिए। हमारी सोच ये है कि वो इलाके आपको 4G पूरे लॉक स्टॉक एंड बैरल जम्मू कश्मीर में बंद करने की जगह पूरे जम्मू कश्मीर को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दीजिए। वो जोन ग्रीन, रेड, येलो कोई भी सिग्नल आप दे दें, तो जो जोन जो है वो पीसफुल जोन है, वहाँ पे ज़रूर कंसिडर करिए कि 4G जो है वो रिस्टोर हो सके। जो जोन्स आपके हिसाब से वो जोन्स आते हैं जो डिफ़िकल्ट जोन्स हैं, या जहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, या यहाँ पे 4G खुलने से जो है वो मिलिटेंसी या सेपरेटिज़म या इस तरह की बातें जो है वो बढ़ सकती हैं, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाइए। नेशनल इंटरेस्ट से आगे जो है वो 4G नहीं है, ये हम मानते हैं 4G जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के आगे नहीं है, लेकिन जहाँ पे 4G की रेस्टोरेशन नेशनल इंटरेस्ट को इम्पेक्ट नहीं देगी, वहाँ पे 4G जो है वो रिस्टोर हो जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड यही है। जैसे आपने 4G को लेकर कहा, सेठ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बाहर हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में आ रही, कोई ट्वीट ऐसा नहीं आ रहा जिसको लेकर ये कहा जाए कि उन्हें 370 के जाने या 35 के जाने पर मलाल है। क्या ये मानने की संकेत है उनकी तरफ से कि वो इस नई व्यवस्था को उन्होंने एक्सेप्ट किया है,
और जम्मू कश्मीर में अब वो एक सियासी फ़िज़ा बनाने का जो है, क्योंकि जम्मू में भी अब लगभग उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई हैं। महबूबा मुफ्ती को लेकर भी समाचार आ रहा है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में उनको भी जो है रिहा कर दिया जाएगा। तो क्या ये मानने के संकेत हैं अब जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटी फुल स्ट्रीम में शुरू हो जाएगी और 370 और 35 से अब इतिहास होगा, या आपको लगता है दोबारा से ये प्लेटर पर आएगा? देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग जम्मू कश्मीर में ये रियलाइजेशन जो है ये काफ़ी पहले से ही थी कि आर्टिकल 370 की वजह से या आर्टिकल 35 की वजह से नुकसान हुआ है। जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी तो तब भी लोगों को ये रियलाइजेशन थी, पॉलिटिकल सर्कल में भी ये रियलाइजेशन ज़रूर थी, एक्सेप्ट कुछ पॉलिटिकल लीडर्स या कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज़ वो सिर्फ प्रोपोगेट करते थे कि आर्टिकल 370 जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो आर्टिकल 370 और 35 के ऊपर था। डॉक्टर फारूक साहब हो गए, महबूबा जी हो गई, इसी तरह के बाकी भी कुछ लीडर्स जो हैं जो आर्टिकल 370 की पॉलिटिक्स करते थे। आर्टिकल 370 ने कभी फ़ायदा नहीं दिया एक्सेप्ट पॉलिटिकल फ़ायदे के अलावा। अब जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ध्वस्त हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरा अप्लाई कर गया, नेशनल फ्लैग जो है वो एक हो गया, और लोगों ने ब्रॉडली, अगर आप पूछेंगे तो 95% के करीब जो है, 90 या इससे भी ज़्यादा होगा, लोगों ने ये मान लिया कि आर्टिकल 370 का जाना जो है या 35A का जाना जो है वो हमारी बेहतरी के लिए है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जम्मू, आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर आल्सो जी। सो जब ये मान लिया तो पॉलिटिकल लीडर जो है वो उसकी तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो हवा को सूंघ लेता है, और हवा को सूंघते हुए जो ये पॉलिटिकल बड़े लीडर्स हैं जिनका आपने जिक्र किया, इन्होंने देख लिया कि अब फिज़ा किस तरफ चल रही है, और ये हवा के साथ ही उसी तरफ जो है वो चलना शुरू हो गए। अब पता है कि लोग जो है वो आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर बात नहीं सुनेंगे, लिहाजा पॉलिटिक्स आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर ख़त्म है। आज कोई 370 और 35A की बात नहीं करेगा, इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते, वो इसलिए है कि उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आर्टिकल 370 और 35A इज़ ए हिस्ट्री नाउ, अब वो कब्र के अंदर चला गया, या जो हड्डियां जो है वो गंगा में चली जाती हैं वो वापस नहीं आती हैं। तो ये आर्टिकल 370 और 35A इज़ गॉन नाउ। हम एक नई टेरिटरी में रह रहे हैं, एक नई फ़ज़ा में रह रहे हैं, और आदमी को रियलिटी को पहचानते हुए ही ज़िंदगी को बसर करना पड़ता है, ज़िंदगी को जीना पड़ता है। हमारी रियलिटी ये है कि हम हिंदुस्तान के साथ एक हैं, हमारे बीच में कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं है। ये आर्टिफिशियल डिवाइडिंग लाइन जो आर्टिकल 370 या 35A की थी, ये ख़त्म हो गई। अब फ्यूचर में इस तरह की कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं बनेगी, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। ना आर्टिकल 370, ना आर्टिकल 35A, और ना ही इस तरह का कोई भी प्रावधान जो जम्मू कश्मीर को अलग लेके जा सके भारत से, वो कभी नहीं बनेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, सज्जाद मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती के रिश्तेदार भी, वो वापस 5 साल के बाद जो है सर्विस में आए हैं और लद्दाख भेजा गया है। शाह फैसल IAS ऑफिसर जम्मू कश्मीर, उन्होंने जब अपनी पार्टी भी बनाई थी। सेठ साहब, अभी तक DOPT के ऊपर भी शाह फैसल IAS ऑफिसर हैं, और जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर भी IAS ऑफिसर हैं। क्या उम्मीद तवक्का ये रखें कि शाह फैसल, चूँकि उन्हें तो ज़्यादा समय हुआ नहीं है, क्या आप ये उम्मीद और तवक्का रखें कि शायद वो दोबारा से सिविल सर्विस में वापस आकर जो है कामकाज संभालेंगे? इस पे ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि शाह फैसल साहब जो है वो काफ़ी फासला जो है वो तय कर चुके हैं पॉलिटिकली, और पॉलिटिकल सर्कल को ज्वाइन करने के बाद जो उन्होंने जिस तरह से बयान दिए हैं, जो उनकी तकरीरें हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि शाह फैसल जो है वो रिकंसिडर करेंगे इसको। लेकिन अगर वो रिकंसिडर करते हैं तो, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि शाह फैसल अगर वापस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अप्लाई करें, और DOPT का क्राइटेरिया है अपना, उसके हिसाब से DOPT जो है वो डिसाइड कर सकता है। बट मुझे लगता नहीं कि वो दैट विल बी ए पॉसिबिलिटी। एनीवे, दैट इज़ अ डिसीजन विच आई कैनॉट टेक, विच ए पॉलिटिशियन कैनॉट टेक, दैट इज़ अ डिसीजन विच हैज़ टू बी टेकन बाई DOPT। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। आपने इनसे साफ तौर पर टोल प्लाज़ा को लेकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बदलाव की हवाएं
चल रही हैं उस पर इनकी बात सुन ली। दीजिए इजाज़त, आदाब।